तो आज का हमारा वीडियो है वो वास्तविक संख्या के आधार पर जो 9-10 के बच्चे हैं और 10 वाले जो अभी बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे उनके लिए खासकर इम्पोर्टेंट होगा वीडियो। तो वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या हम लोग परिभाषा इससे परिचित हैं। हम लोग जानते हैं कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को समूह को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। देखिए, कोई भी संख्या जो परिमेय हो या अपरिमेय हो, उनके समूह को हम लोग, उन सभी संख्याओं के समूह को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं ना। जैसे आप जितने भी गिनती वाली संख्या हो जाती है जिसको आप प्राकृतिक संख्या कहते हैं, है ना, पूर्णांक होता है और भी बहुत सारी संख्या होते हैं। वो जो भी संख्या आप पढ़ते हैं, जो अभी तक लिखते आ रहे हैं, वो सभी के सभी संख्या आपका जो वास्तविक संख्या से बिलोंग करता है, वास्तविक संख्या ही होता है। आप अभी तक एक भी संख्या ऐसा नहीं लिखे होंगे जो वास्तविक नहीं होता है। अभी तक जो भी संख्या आप लिखे हैं वास्तविक ही लिखे हैं और आगे भी वास्तविक ही लिखेंगे। लेकिन जब आप आईएससी में जाएंगे, हायर क्लास में जाएंगे, तब वास्तविक संख्या के अलावा भी एक संख्या होता है जिसको हम लोग अवास्तविक संख्या बोलते हैं, है ना। इसकी जानकारी हम लोग वहाँ पर लेंगे। अभी इसको सिर्फ जानना है। अब को विशेष रूप से यहाँ पर वास्तविक संख्या ही पढ़ना है। तो जैसे कि हमने कहा कि परिमेय तथा परिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2 है, माइनस वाली संख्या है, बट्टे वाली संख्या है, रूट वाली संख्या है। ये जो रूट वाली संख्या को आप अपरिमेय संख्या भी बोलते हैं। तो ये कुछ यहाँ पे परिमेय है, कुछ यहाँ पे अपरिमेय है। इन सभी संख्याओं को हम लोग वास्तविक संख्या बोलते हैं। तो ये परिभाषा के अलावा जो हमने कहा, इसके अतिरिक्त भी इनकी एक पहचान होती है वास्तविक संख्या की, कि जिसका वर्ग, जैसे हमने यहाँ पे परिभाषा में लिखा हुआ है पहचान में, कि वास्तविक संख्या का वर्ग हमेशा धनात्मक होता है। इसका क्या मतलब है कि अगर कोई भी संख्या अगर वास्तविक होगा, या इसका आप विलोम में बोल सकते हैं कि जिसका वर्ग आप निकालते हैं अगर वो धनात्मक पाया जाता है, तो इसका मतलब कि वह संख्या वास्तविक है। जैसे देखिए 3 का हम वर्ग लेते हैं, तो 3 का वर्ग इस तरह से हम लोग निकालते हैं जो कि 9 आ रहा है। तो 9 एक धनात्मक संख्या है। इसका मतलब इसका 3 का वर्ग जो है एक धनात्मक के रूप में आ रहा है। तो 3 एक हमारा वास्तविक संख्या हुआ। -60 है, इसका वर्ग हम ले रहे हैं। इस तरह से वर्ग निकाला जाता है। आप करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 64 आएगा, 64 एक धनात्मक संख्या है। इसका मतलब -8 भी हमारा एक वास्तविक संख्या है। इसी प्रकार हमने √5 को लिया है। √5 को वर्ग निकालेंगे तो आप जानते हैं इसको रूट के अंदर ऐसे लिख सकते हैं, और रूट जो होता है जोड़, तो अंकों का जोड़ा लगा करके जो एक अंक बाहर निकलता है, तो आप देख रहे हैं जोड़ा लगा 5 का, 5 बाहर हो गया। अभी 5 जो है आपका एक धनात्मक संख्या है। इसका मतलब √5 भी एक वास्तविक संख्या है। लेकिन ज़रा आप इस पर विचार करिए, रूट के अंदर हमने माइनस वाली एक संख्या लिया हुआ है, इसका वर्ग निकालेंगे और वर्ग निकालने का प्रक्रिया सेम है। जैसा कि अभी हमने यहाँ देखा कि जोड़ा लगा के बाहर निकालते हैं। तो -3 का वर्ग था तो 2 बार हमने लिखा, -3 को जोड़ा लगा कर हमने बाहर निकाला तो -3 आया। तो ये एक ऐसी संख्या है जिसका वर्ग क्या आ रहा है, ऋणात्मक आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है इस नियम को, इस पहचान को इस क्या है, विपरीत यानी फेल कर रहा है। इसका मतलब रूट के अंदर -3 जो है वो, या इस तरह कोई भी संख्या रहता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अवास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या के नाम से जानते हैं। हालांकि इस पर अभी आपको किसी भी तरह कोई मैथ नहीं पढ़ना है, बस जानना है ये एक जो है इन सभी संख्याओं से ये संख्या अलग है, जिसको हम लोग अवास्तविक या काल्पनिक संख्या के रूप से हम लोग जानते हैं। ठीक है। और अब वास्तविक संख्या को हम लोग थोड़ा सा और डिटेल से पढ़ेंगे क्योंकि ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। वास्तविक संख्या 2 प्रकार के होते हैं, जैसे कि मैंने बताया, परिमेय और अपरिमेय। तो हम लोग परिमेय और अपरिमेय की परिभाषा पहले ही जानते हैं। बस यहाँ पे थोड़ा सा इससे ऑब्जेक्टिव या फिर आगे सब्जेक्टिव कैसे बनते हैं, खास करके ऑब्जेक्टिव, उस पर हम लोग थोड़ा सा इस पर ध्यान देंगे और इसको थोड़ा सा और बारीक से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे देखिए हमने लिखा हुआ है कि 2 परिमेय संख्याओं का संक्रियाएँ। संक्रियाएँ का मतलब होता है जोड़, घटाव, गुना, भाग। मतलब कि 2 परिमेय संख्याओं को आप एक साथ जोड़िए या घटाइए या गुना करिए या भाग करिए, तो प्राप्त में कोई एक संख्या आएगा, तो वह संख्या भी एक आपका परिमेय संख्या ही होता है। ये हमने यहाँ पे लिखा है कि 2 परिमेय संख्याओं की संक्रियाएँ सदैव एक परिमेय संख्या होता है। जैसे देखिए यहाँ पे हमने एक 7 संख्या लिया हुआ है जो क्या है, एक परिमेय संख्या है। 2 है, वो भी एक परिमेय संख्या है। हमने एक संक्रिया के रूप में यहाँ जोड़ चुना और इस दोनों को हमने जोड़ा तो 7 और 2 9 हुआ। तो 9 भी एक हमारा कैसी संख्या है, परिमेय संख्या ही है। इसके अलावा और भी कुछ संक्रिया आप कर सकते हैं। जैसे मान लिया कि हमने यहाँ पे 7/3 और हमने ले लिया यहाँ पे कुछ इस तरह से 6/,
7 इस तरह से कुछ ले लिया। तो आप यहाँ पे हम लोग संक्रिया के रूप में गुना चूज कर रहे हैं, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जा, तो यानी कि 2 जो आया वो भी एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या ही है ना। तो इसका मतलब दो संख्याओं का संक्रिया या जोड़ हो या घटाव या गुना हो या भाग हो, सदैव एक परिमेय संख्या ही होता है। ठीक है। इसके बाद दूसरा जो पॉइंट है वो है कि अगर आपके पास एक परिमेय संख्या दिया जाता है तथा एक अपरिमेय संख्या दिया जाता है, अब उनकी संक्रियाएं करती हैं यही चीज़ें, है ना, उसकी संक्रियाएं करती हैं, तो आप तो हाँ, तो उनकी संक्रियाएं सदैव एक अपरिमेय संख्या होती है। जैसे देखिए 5 जो है एक परिमेय संख्या है, सॉरी हाँ, 5 एक परिमेय संख्या है और √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो अब हम इनके जोड़ के रूप में एक संक्रिया हमने जो है जोड़ के रूप में चुना हुआ है, तो 5 + √3। तो देखिए ये जो संख्या है 5 + √3, ये हालांकि जुटेगा नहीं, है ना, ये अलग अलग ही रहेंगे, एक साथ इसको कंबाइन नहीं कर सकते हैं, जिस रूप में उसी रूप में रहेंगे। तो ये 5 परिमेय संख्या है, √3 अपरिमेय संख्या है। परंतु अगर ये पूछा जाए कि 5 + √3 कैसी संख्या है, तो ये आपका अपरिमेय संख्या है। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे 7 परिमेय संख्या है, √3 अपरिमेय संख्या है। लेकिन अगर दोनों को मिलाकर एक साथ पूछा जाए कि 7 - √3 कैसी संख्या है, तो वह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझें, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव आपको 10 के बोर्ड में या 9th में भी आपको ऑब्जेक्टिव बनते हैं। इसके बाद देखिए तीसरा जो पॉइंट है कि दो अपरिमेय संख्याओं की संक्रियाएं परिमेय तथा अपरिमेय दोनों ही संभव है। देखिए तो ऊपर में हमने क्या पढ़ा कि दो परिमेय संख्या की संक्रियाएं एक परिमेय होता है, अगर एक अपरिमेय और एक परिमेय हो तो उनकी संक्रियाएं सदैव एक अपरिमेय होता है। लेकिन यहाँ पे दो अपरिमेय संख्या हैं जिनकी कोई भी संक्रिया करेंगे तो वो परिमेय भी हो सकते हैं और अपरिमेय भी हो सकते हैं। ये एग्जाम्पल यानी कि जो आप नंबर लेते हैं उस पर डिपेंड करते हैं। जैसे देखिए हमने यहाँ पे एक नंबर लिया है 5 + √3। अभी यहाँ पे पहले कि 5 + √3 कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए 5 + √3 जो है एक अपरिमेय संख्या है, और उस हिसाब से 7 - √3 जो यहाँ पे पढ़े कि वो भी एक अपरिमेय संख्या है। दोनों को हम यहाँ पे जोड़ रहे हैं, इसको और इसको जोड़ रहे हैं। तो आप देखते हैं √3 प्लस में √3 माइनस में कैंसिल हो गया, तो 7 - 5 = 12 आया। 12 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या, जो यहाँ पे पढ़े थे हम लोग ना, परिमेय संख्या के रूप में है। इसके बाद देखिए तो ये उस तरह के एग्जाम्पल पे डिपेंड किया कि परिमेय आ गया। अब थोड़ा सा हम एग्जाम्पल को बदलते हैं। तो देखिए एक हमने संख्या लिया है, दो अपरिमेय संख्या के रूप में हमने एक चुना है 2 + √3 और एक चुना है 2 √3 + 7 √3। दोनों को हमने जोड़ा है तो 9 √3 आ गया। तो ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है ना। तो यहाँ पे देखिए दो अपरिमेय संख्याओं का योग एक परिमेय आया, यहाँ पे दो अपरिमेय संख्याओं का योग एक अपरिमेय। तो इस प्रकार इस टॉपिक को एक बार फिर से पढ़ लेंगे, है ना, आप लोग नोट्स भी कर लेंगे, हमने अच्छे से लिखा हुआ है, नोट्स भी कर लेंगे इसको। अब यहाँ पे एक टॉपिक हमने लिखा है परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण, है ना। तो परिमेय संख्या जो भी आप इधर पढ़े हैं, जब उसको हम लोग डिवाइड करते हैं, जैसे देखिए 5/2 एक परिमेय संख्या है, यहाँ पे 5/3 एक परिमेय संख्या हमने लिया हुआ है। जब डिवाइड हम लोग करेंगे तो इसका जो दशमलव में डिवाइड करेंगे तो दशमलव में दो प्रकार से ही होते हैं, एक शांत हो जाता है, एक अशांत होता है। क्या है ये शांत और अशांत? तो देखिए हमने यहाँ पे लिया हुआ एग्जाम्पल को हमने 2 से डिवाइड करके सामने देखा, तो देखिए ये पॉइंट के बाद जो है कट गया, पूर्णतः ये विभाजित हो गए। और एक हमने 5/3 लिया हुआ है, जो पॉइंट के बाद भी देखिए यहाँ पे 3 से किया तो हमने यहाँ पे 20 पाया, फिर छतरी 18 लगाया, फिर हमने 20 पाया, फिर पॉइंट देके छतरी 18 लगाया। देखिए ये 6 बार में हर एक बार लगते जाएगा, लेकिन कभी ये पूर्णतः डिवाइड नहीं होगा। तो ऐसे ही संख्या को हम लोग जो है इसी तरह के दो प्रकार के दशमलव निरूपण को हम लोग ने बांटा, एक शांत में एक अशांत में। मतलब ये कि जो आप वैसी परिमेय संख्या जो दशमलव के बाद पूर्णतः कट जाती हैं, विभाजित हो जाती हैं, वो कहलाती हैं शांत दशमलव। और जो पॉइंट के बाद यानी दशमलव के बाद भी पूर्णतः विभाजित नहीं हो पाती हैं, वो कहलाती है अशांत। ठीक है ना। तो अब ये है कि जैसे हमारे एग्ज़ाम में थोड़ा सा हैवी नंबर होते हैं, हमने बहुत सिंपल नंबर लिया हुआ है, जैसे कुछ इस तरह से बहुत हैवी नंबर ले लिए, जैसे 17 यहाँ पे 200 ले लिया और यहाँ पे कह देगा कि क्या ये शांत है या अशांत है। तो अब हम यहाँ 200 से 17 में भाग देंगे तो ये टाइम टेकन होगा, एक नंबर का ये क्वेश्चन आता है, टाइम जो बहुत ज़्यादा लगेगा। तो इसके लिए जो हम लोग कुछ नियम्स को जानते हैं, उस नियम को जान करके हम लोग बहुत बिना भाग दिए ही किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण हम लोग आसानी से पता कर सकते हैं। क्या है नियम? तो पहला नियम है कि यदि परिमेय संख्याओं के हर का गुणनखंड 2 हो
या 5 हो या 2 गुना 5 हो तो उसका दशमलव प्रसार हमेशा शांत होता है। जैसे देखिए 27/40 हमने लिया हो, एक परिमेय संख्या है, तो हम 40 से भाग दे करके ये नहीं देखने जाएंगे कि ये पूर्णतः विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हमने सिर्फ क्या करना है कि हर का गुणनखंड निकालना है, हमने हर अंश का भी नहीं निकालना है। हाँ, ध्यान रहे कि 27 और 40 जो है विभाजित नहीं होने चाहिए। अगर विभाजित होगा तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा और ये अपने छोटे रूप में होने चाहिए, उसी को हम लोग परिमेय संख्या भी कहते हैं। तो छोटे रूप में होने से हम लोग केवल हर का जो है गुणनखंड निकालेंगे। तो हर का गुणनखंड आप देखिए यहाँ पे हमने निकाला, 27 को जीरो है तो छोड़ दिए हैं, 27 को हमने गुणनखंड निकाला है अभाज्य गुणनखंड, तो 2 गुना 2 गुना 2 5 के रूप में लिखा जा सकता है। देखिए इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आया है ना। तो हमने यही कहा कि अगर केवल 2 हो या केवल 5 हो या केवल 2 गुना 5 हो तो उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। तो ये इसका मतलब ये है कि 27/40 का दशमलव प्रसार शांत होगा। और आप चेक भी कर सकते हैं कि अगर 40 से अगर 27 में आप डिवाइड करेंगे तो ये पूर्णतः विभाजित होंगे, इसके तरह पूर्णतः विभाजित हो जाएंगे ना। इसी तरह और भी एग्जाम्पल लिए हैं हमने, 28/125 लिया तो 125 का हमने गुणनखंड निकाला तो 5 के रूप में आया। तो हमने नियम में भी लिखा हुआ कि अगर 5 भी हो तो ये शांत दशमलव होते हैं। तो इस प्रकार हमने 5/8 देखिए लिए है, यहाँ पे 8 का हमने गुणनखंड निकाला 2 के रूप में आया केवल, तो इसका भी दशमलव प्रसार शांत होगा। आप देख सकते हैं अगर 8 से 5 में भाग देंगे तो ये पॉइंट के बाद पूर्णतः विभाजित हो जाएंगे, है ना। लेकिन अब देखिए यहाँ पे अशांत की थोड़ा सी बात करें तो अशांत दशमलव प्रसार वह होते हैं, जैसे देखिए हमने यहाँ पे लिखा है कि यदि परिमेय संख्याओं का हर का गुणनखंड उपयुक्त अभाज्य गुणनखंड, उपयुक्त का मतलब है यहाँ पे कि 2 5 जो हमने लिखा है 2 5 के अतिरिक्त अन्य कोई अभाज्य गुणनखंड आ जाए तो उसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। जैसे देखिए हमने 7/6 लिया है तो 6 का गुणनखंड तोड़ेंगे तो 2 गुना 3 आ गया, तो 2 था तो ये सही था कि 2 रहता केवल तो शांत हो जाता, लेकिन 2 के साथ 3 भी आया है तो अतिरिक्त में ही आ गया है ना, अतिरिक्त में आ गया, तो इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। आप 6 से भाग दे के देख भी सकते हैं साथ में, ये कभी भी आपको पॉइंट के बाद दशमलव के बाद कभी भी नहीं कटेगा, तो इस तरह ये शांत हो गया ना। फिर इसके बाद हमने और भी एग्जाम्पल लिखा हुआ है, 75 लिया हमने यहाँ पे तो 3 गुना 5 के रूप में आया तो 5 है, ठीक है, लेकिन 3 आ गया अतिरिक्त के रूप में तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। इसके बाद हमने 48/49 लिया है तो 49 का निकालें तो 7 गुना 7 के रूप में आया, जो कि क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो ये शांत अशांत का कुछ था। अब देखिए शांत पर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जैसे हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिए हैं, जैसे देखिए 7 और यहाँ 7/8 है जिसका 2 के पावर 3 होता है, अगर हम 8 से डिवाइड करते हैं तो ये आपका